नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे पशु परिषद भर्ती के अंतर्गत दैनिक विज्ञान की। हमारी डेली दैनिक विज्ञान की क्लास आपको मिल रही है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी जो क्लास है वो है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। ठीक है ना। आज के अपने टॉपिक है तत्व, यौगिक और मिश्रण। इस सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको दैनिक विज्ञान की ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पशु परिसर भर्ती की जितनी भी क्लास होने वाली हैं, चाहे वो दैनिक विज्ञान की हो चाहे इसकी भाग बी की हो, भाग बी की भी हमारी डेली क्लास आपको समय पर मिल रही है ताकि आप अपना अभ्यास अच्छी से कर सके और अपने नोट्स अच्छे से बना सके। बिल्कुल नोट्स बेस्ड पैटर्न पर हम ये पढ़ा रहे हैं। देखो, नोट्स पैटर्न पर आधारित बिल्कुल नोट्स, ठीक है ना। आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT जीके विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण की पीडीएफ आपको मिल सके। आप उसकी फोटो कॉपी बाहर निकाल सकते हो और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई जो कर सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, आज अपनी क्लास है दैनिक विज्ञान की तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं किस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखें तत्व, यौगिक और मिश्रण, इसका अपना आज का ये टॉपिक है। ठीक है ना। साथियों, बहुत जल्द 3 से 4 दिन के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज मिलने शुरू हो जाएगी। MCQ बैच हम शुरू करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रत्येक टॉपिक वाइज MCQ करने वाले हैं। तो देखिए आज अपना तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। एक नीचे और दी गई 5 अवस्था होती है कोई भी पदार्थ। तो ठोस, अब इसकी विशेषता दी गई है कि ठोस जो आकार व आयतन निश्चित होता है, घनत्व अधिक, संपीड़ितता नगण्य होती है। सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि पदार्थ की अवस्थाओं के मामले में या अवस्थाओं की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। ये ध्यान रखने के बाद इस बार सत्य और असत्य के सवाल विज्ञान में ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए आपको जितने भी फैक्ट हैं वो अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठोस की बात हमने कर ली। अब देखो द्रव्य, इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित, घनत्व गैस से अधिक, संपीड़ितता क्या होती है, कम। गैस की बात करें तो इसका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसका घनत्व अत्यधिक कम होता है लेकिन इसकी संपीड़ितता अधिक होती है। ठीक है, ये ठोस, द्रव और गैस के सामान्य गुण हैं। इन गुणों की हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, आगे देखिए प्लाज्मा, ये भी पदार्थ की अवस्था है। अभी तक कुल पदार्थ की 5 अवस्थाएं ज्ञात है। ठीक है ना। मुख्य रूप से ठोस, द्रव, गैस 3 होती हैं, लेकिन इसके अलावा एक प्लाज्मा है, एक है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए प्लाज्मा आयनीकृत गैस के उच्च ऊर्जा मुक्त कण, विद्युत की सुचालक अवस्था होती है। तारों व सूर्य की चमक प्लाज्मा के कारण है। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, इंपॉर्टेंट सीधा यहाँ सवाल आ सकता है कि सूर्य और तारों की चमक पदार्थ की किस अवस्था के कारण होती है, तो वो है प्लाज्मा। किस कारण है, प्लाज्मा के कारण ही तारों और सूर्य चमकते हैं। देखो, उच्च ताप के कारण प्लाज्मा बनता है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस का आयनित होकर चमकना, जो नियॉन बल्ब होगा वो भी क्या आयनित होकर चमकता है, वो भी किसके कारण होता है, प्लाज्मा के कारण। ठीक है, अब बात करते 5वीं अवस्था के बारे में। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको बोलते हैं BEC, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, BEC। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करके BEC तैयार किया जा सकता है। देखो बॉस कौन है, तो सत्येंद्र नाथ बॉस। एक कौन थे, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक थे। कौन थे, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक। तो यदि आपको ये पूछे इसके अंदर बॉस कौन है, तो वो है सत्येंद्र नाथ बॉस। अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखो, ठोस से द्रव अवस्था, ठोस से द्रव अवस्था को बोलते हैं गलन की अवस्था या फिर सघनन। क्या कहते हैं, गलन।
और द्रव से वापस ठोस बन जाए इसको बोलते हैं जमना। क्या बोलते हैं? जमना। यदि कोई पदार्थ ठोस से सीधा किसमें बदल जाए? गैस में। क्या बदल जाए? गैस। उससे बोलता है उद्वपातन। क्या बोलेंगे? उद्वपातन। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में आए सीधा किसमें बदल जाए? गैस अवस्था में बदल जाए, तो पदार्थ की इस अवस्था को या इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? तो वो कहेंगे उद्वपातन। उसे क्या कहेंगे? उद्वपातन। ठीक है। साधु द्रव अवस्था नहीं आएगी, ठोस है सीधी क्या बदलेगी? गैस। जैसे कपूर की गोलियां, देखते हैं जो कपड़ों में रखी जाती है वो ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कुछ महीनों बाद वो किसमें? द्रव अवस्था में, सॉरी गैस अवस्था में बदल जाती है और विलुप्त हो जाती है, वह द्रव अवस्था में नहीं बदलती। और गैस से ठोस में बदलना ये कहलाता है निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण। यदि कोई द्रव है वह गैस में बदलेगा तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। और गैस से द्रव में बदलना, गैस से द्रव में, इसे बोलता है संघनन। क्या बोला जाता है? संघनन बोला जाता है। तो कुल 6 परिभाषाएं गलन की, जमना, उद्वपातन, निक्षेपण, वाष्पीकरण और संघनन। इसके अंतर्गत आपको उद्वपातन और निक्षेपण अति वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, सूक्ष्म बर्फ। ठीक है ना, सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? ठोस CO2, ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है, इसके गुण है। पदार्थ के जितने कण है उन कण है उसमें रिक्त स्थान है, खाली जगह होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील, यानी गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते, क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के घटक होते हैं शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं, जैसे तत्व तथा यौगिक। तत्व और यौगिक में एक ही प्रकार के घटक होंगे। किसे? एक ही प्रकार के घटक इसमें मौजूद रहते हैं। आगे, वे पदार्थ जो मिश्रित अवस्था में हो और अशुद्ध द्रव्य है, जैसे कि मिश्रण। मिश्रण क्या है? अशुद्ध है, जबकि तत्व और यौगिक की बात है, ये क्या है? शुद्ध। क्या है? शुद्ध। ठीक है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यदि साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपके जितने भी ग्रुप हैं उन सबके साथ इसको जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब है एक के बारे में पहले पढ़ेंगे तत्वों के बारे में। किसके बारे में? तत्व के बारे में। तो देखो, तत्व नाम दिया किसने था? तो तत्व नाम दिया गया था रॉबर्ट बॉयल द्वारा नाम दिया गया। कब? 1961 में। कब? 1961 में तत्व नाम दिया गया था। विज्ञानी का नाम अवश्य याद रखें। आगे, तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित, यानी तत्व की परिभाषा किसके द्वारा प्रयोग द्वारा प्रतिपादित की गई थी? वो था एंटोनी लॉरेट। ठीक है ना, एंटोनी लॉरेंट। ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा देखिए, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे कहेंगे तत्व। क्या कहेंगे? तत्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तत्व कितने प्रकार के? धातु, अधातु और उपधातु। इस धातु, अधातु, उपधातु की हमारी एक अलग क्लास आएगी, जिसके अंतर्गत आपको एक पूर्ण रूप से समझा दिया जाएगा कि धातु क्या होता है, किस प्रकार से इसके गुण है, कौन कौन से मुख्य बातें होती हैं अधातु की और उपधातु, वो सभी हम एक अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में आपको इसको विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, तो तत्व की 3 प्रकार अवश्य याद रखें। आगे चलते हैं। तत्व के प्रतीक। ठीक, किसके अनुसार? डाल्टन ने सर्वप्रथम तत्व के कुछ विशिष्ट प्रतीक दिए। किसने दिए? सबसे पहले डाल्टन ने दिए थे। जैसे कि एचिन है तो ये हाइड्रोजन का होगा, ये फास्फोरस का होगा, ये ऐसा होगा तो कार्बन का, ये सल्फेट, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, सीसा, कॉपर, ये सारे प्रतीक किसने बताए? ने डाल्टन ने सबसे पहले प्रतीक बताए थे। ठीक है ना, इन प्रतीक को आप देख सकते हैं, कक्षा 9 की NCERT के अंतर्गत आपको ये मिल जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। IUPAC, साथियों इंपॉर्टेंट को IUPAC का पूरा नाम पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्या करती हैं? तो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती हैं। प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखते हैं। जैसे कॉपर, देखो कॉपर का C बड़ा है, पहला अक्षर बड़ा होगा और दूसरा अक्षर होगा वो क्या होगा? छोटा।
एल्यूमिनियम Al, देखो ए बड़ा है, एल छोटा और एच, ठीक है। तो प्रथम अक्षर हमेशा क्या होगा, बड़ा, और दूसरा होगा वो होगा छोटा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ तत्वों के प्रतीकों के लिखने के लिए उनके लैटिन नामों का प्रयोग किया गया है। जैसे देखो दो नाम, एक तो लैटिन नाम और उसके सुधार, जैसे कि फेरम, एपी इसको क्या बोलते हैं, आयरन। कोलियम, कोलियम क्या लिखते हैं, के, लेकिन ये पोटेशियम बोला जाता है, क्या बोलता है, पोटेशियम, ठीक है, नहीं पोटेशियम, लेकिन इसका मूल नाम क्या है। यदि मूल नाम की हम बात करें तो के, पोटेशियम का प्रतीक क्या है, के, क्योंकि कोलियम इसके लैटिन नाम है, ठीक है ना। देखिए ऑरम, ऑरम क्या, ये क्या गोल्ड सोना का होता है। यहाँ देखिए सेंटेनम टिन का, नेटियम, नेटियम किसका, सोडियम का। अब सोडियम का प्रतीक क्या है, एन, नहीं, ठीक है ना। लेकिन नेटियम एन ए क्यों पड़ा, क्योंकि इसका मूल लैटिन नाम क्या है, नेटियम है, ठीक है ना। साइप्रस जिसका कॉपर है, ठीक है ना, क्यूपर्स बोलो या फिर साइप्रस बोलो, ACU इसका प्रतीक है, ठीक है। इसके मूल नाम की हमने बात कर ली। अब बेजियर बेजिलियस के अनुसार तत्वों के प्रतीक, ठीक है ना, आधुनिक प्रतीक क्या था, एल्यूमिनियम के Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बी का बोरॉन, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कॉपर का C। आपको प्रतीक पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो कक्षा 10वीं तक का है, इसलिए आपको एक चीज़ अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल सीधा आ सकता है कि कॉपर का क्या प्रतीक है, फ्लोरीन का क्या है, गोल्ड का प्रतीक आपसे पूछा जा सकता है। क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का Co, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, ठीक है ना, आयरन का Fe, सीसा यानी लेड Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, सिलिकॉन का Si, नाइट्रोजन NO, ऑक्सीजन, ठीक, K पोटेशियम है, N सोडियम है, सल्फर S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn, और हीलियम और लिथियम। ये कुछ प्रतीक है जिनकी बात हमने यहाँ पर की है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अब एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मेंडलीव, क्या था, मेंडलीव। तो मेंडलीव ने सबसे पहले तत्वों को व्यवस्थित रूप देने के लिए आवर्त सारणी बनाई, क्या बनी थी, आवर्त सारणी, ठीक है ना, परमाणु भार के आधार पर। अब आवर्त सारणी में क्या किया था, किसके, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह कितने थे, 8, और आवृत्ति कितनी थी, 6। ये याद रखना आप, यहाँ से सवाल आ सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह है स्तंभ कितने थे, 8, और आवर्ती पंक्ति कितनी थी, 6। लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी आई थी, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी, मोजले, किसना, मोजले के द्वारा दी गई थी 1913 में। बदलते परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने समूह वर्ग कितने बताए थे, 18, और आवर्ती बताई थी 7। ये इंपॉर्टेंट, आधुनिक आवर्त सारणी आपको याद होनी चाहिए। सीधा आएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत वर्ग या स्तंभ और पंक्ति की संख्या कितनी थी, या फिर समूह और आवृत्ति की संख्या कितनी थी। तो समूह कितने थे, 8, 18, समूह कितने थे, 18, आवृत्ति कितनी थी, 7, ठीक है ना, किसमें, आधुनिक आवर्त सारणी में, ठीक है। अब चलते हैं अगले, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं यौगिक की, किसकी बात करते हैं, यौगिक की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए यौगिक की परिभाषा, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है यौगिक कहलाता है। आपको अच्छी तरह से परिभाषा समझ में आ गई होगी, क्या दो या दो से अधिक तत्व होंगे और निश्चित अनुपात में होंगे, तत्व भी होंगे और क्या होगा, अनुपात क्या होगा उसका, निश्चित, उसे बोलेंगे यौगिक, ठीक है। यौगिक में विभिन्न तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। एक किसका पालन करेगा, निश्चित अनुपात के नियम का पालन करेगा, जिसके बारे में हमने 2 दिन पहले ही परमाणु और अणु की कक्षा में पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए यौगिक भी तत्व के समान शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब देखिए अनुपात, इसकी बात हमने कल की थी। देखिए जल, जल का सूत्र क्या है, H2O, जल का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 1:8 में, क्या होगा, 1:8। अमोनिया, अमोनिया का सूत्र क्या है, NH3, ठीक है ना। अनुपात पूछे तो 14:3, ये निश्चित अनुपात होगा इसका। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अनुपात देखें तो 3:14, 3:8 होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का अनुपात देखें तो 2:1 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जल की कितनी भी मात्रा लेने पर भी यह अनुपात बदलेगा नहीं। ये जो अनुपात दिए गए निश्चित है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
कैल्शियम ऑक्साइड का पूछे तो इसका अनुपात होता है 5:2। कितना होगा? 5:2। सोडियम क्लोराइड NaCl इसका सूत्र होता है, तो इसका अनुपात होगा 23:35.5। अब ये आया कैसे है? तो देखो, सोडियम का द्रव्यमान होता है कितना? 23, और क्लोराइड का होता है 35.5। मैग्नीशियम सल्फाइड का जो द्रव्यमान देखिए, मैग्नीशियम का होता है 24 और सल्फर का होता है 32। यदि हम इसको 8 से काटें, किसको? 24 को 8 से काटे तो 3 आएगा, और 32 को काटे तो 4 आएगा, इसलिए 3:4। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अतः कहा जा सकता है कि नए पदार्थ यौगिक का संगठन सदैव स्थायी रहता है। नए यौगिक के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न भिन्न होते हैं। यौगिक के घटकों की भौतिक विधियों द्वारा पृथक्करण नहीं किया जा सकता, केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। यानी भौतिक जो यौगिक के घटक होंगे उनको हम सामान्य भौतिक विधियों से अलग नहीं कर पाएंगे, केवल रासायनिक विधि के द्वारा या फिर विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही इसको अलग किया जा सकता है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, जल, मीथेन, चीनी, ग्लूकोज, नमक इत्यादि। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्रण की। देखो, तत्व की बात कर ली है, 3 प्रकार के होते हैं, यौगिक की हमने बात कर ली है। अब हमारी बात है मिश्रण की। तो देखिए, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। क्या वो एक से अधिक होंगे तभी तो वो मिश्रण होगा, एक पदार्थ होगा तो मिश्रण नहीं होगा। इसमें एक से अधिक प्रकार होगा तब क्या होगा? मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के? 2। कौन कौन से? एक तो होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हो? देखिए, मिश्रित पदार्थ पूर्णतः क्या होता है? मिश्रित होता है। यानी समांगी मिश्रण के अंदर पूरे पदार्थ जैसे कि शक्कर और नींबू, पानी और नमक जो पूर्ण रूप से मिश्रण हो, पूर्ण रूप से मिश्रित हो, ठीक है ना। जैसे नमक को हमने किससे मिला दिया? पानी में। नमक को किससे मिलाया? पानी में। तो क्या हो गया? ये होगा समांगी मिश्रण। ताकि हम कोई 2 चीज़ें आपस में पूर्ण रूप से मिल जाए उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण की बात करें तो मिश्रित पदार्थ पूर्णतः मिश्रित न हो, ठीक है ना, एंड पूर्ण रूप से मिला हुआ, जैसे कि पानी और रेत, पानी और रेत का मिश्रण। जब पानी के अंदर रेत डालेंगे तो आपको रेत नजर तो आएगी, तो उस प्रकार का मिश्रण होगा विषमांगी मिश्रण। आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं कि समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल देखो कौन सा है? मिश्र धातु, हवा और विलयन। विषमांगी के पूछे तो नीलमण तथा कोलाइड, नीलमण तथा कोलाइड। देखो, बारूद, कोहला, बादल, धुआं और दूध, ये सभी विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल है। किसके? विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे यदि आए सीधा पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल कि निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, तो कोई ऑप्शन ऊपर वाले दे देंगे समांगी, लेकिन बारूद, कोहरा, बादल, धुआं और दूध अवश्य याद रखने, क्योंकि ज़्यादातर लोग दूध को किसका एग्जाम्पल मानते हैं? विषमांगी, सॉरी समांगी का, लेकिन समांगी का नहीं है, किसका है? विषमांगी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए आगे, विलयन, विलय और विलायक। तो विलयन क्या होता है? कुल मात्रा। क्या होती है? कुल मात्रा। विलय किसी जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो, उसे विलय विलय कहेंगे, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहेंगे। ठीक है, ये याद रखना, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय पदार्थ कहा जाता है, जिसकी अधिक होगी उसे विलायक कहा जाता है। जैसे नींबू पानी के अंदर नींबू की मात्रा कम होती है, पानी की अधिक। सोडा जल में सोडा तो कम होता है लेकिन जल क्या होता है? अधिक। तो इसके अंतर्गत सीधा आता है कि सोडा जल के अंतर्गत विलय पदार्थ कौन सा और विलायक कौन सा है। तो विलायक कौन सा होगा? जल, और विलय कौन सा है? सोडा। आगे चलते हैं, विलयन कणों में समांगीकता होती है। समान रूप से घुलना, तभी नींबू पानी का स्वाद एक समान रहता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन कैसा मिश्रण है? समांगी। विलयन कण का व्यास कितना होता है? 1 नैनोमीटर। कितना होता है? 1 नैनोमीटर होता है। अतः ये खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते, खुली आंखों से देखे नहीं जा सकते। छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखता, अतः टिंडर प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। विलयन स्थायी होता है। विलयन क्या होता है? स्थायी होते हैं, जिसे भौतिक विधि जैसे चानना कुछ देर रख देने के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। यानी समांगी मिश्रण होगा वह कैसा होगा? स्थायी होता है। क्या होगा? स्थायी होता है, इसे भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जो विषमांगी मिश्रण है इसको भौतिक विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं।
देखिए तरल ठोस विलयन, तरल और ठोस, जैसे चीनी और जल का विलयन। चीनी और जल में देखिए चीनी तो क्या होती है, कम होती है, और जो चीज़ कम होती है उसे हम विलय बोलते हैं। जो अधिक जल अधिक होगा उसे बोलेंगे विलायक। टीचर आयोडीन, ठीक है ना, आयोडीन का अल्कोहल में विलयन, आयोडीन कम होगी इसलिए विलय बोलेंगे, अल्कोहल अधिक होगा इसलिए विलायक बोला जाता है। सोडा, जल और कॉक आदि ये भी। और वायु, वायु के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अनेक गैस होती हैं। सब जो चीज़ अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे। क्या कहेंगे? विलायक। तो नाइट्रोजन यहाँ विलायक का कार्य करती है। किसके अंतर्गत? वायु के अंतर्गत। याद रखना, अच्छे सवाल आ सकता है कि वायु के अंतर्गत कौन विलायक है और कौन विलय। तो सबसे अधिक कौन है? विलायक, नाइट्रोजन। मिश्र धातु, ठोस का ठोस में विलयन, ठीक है ना, ठोस में ठोस का विलयन, उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि पित्तल, पित्तल किस किस का मिश्रण होता है? कॉपर और जिंक का, ठीक है ना। कॉपर अधिक होता है इसलिए कॉपर को विलायक कहेंगे, और जिंक कम होता है उसे विलय कहेंगे। पारे में लेड, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन, जैसे पारे में लेड। आगे एल्कोहल का पानी में विलयन, ठीक है ना, ये भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं सत्रप विलयन की और असत्रप विलयन की। तो देखिए सत्रप विलयन की परिभाषा, यदि किसी दिए गए ताप पर विलयन में और मात्रा नहीं घुले तो यह सत्रप विलयन है, ठीक है ना। यानी और मात्रा नहीं घुले, यदि हम किसी पानी के अंदर किसी विलयन में नमक या फिर चीनी घोल रहे हैं, मिलाते जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके अंदर उसकी कोई मात्रा नहीं घुलेगी, तो उसे कहेंगे हम सत्रप्त विलयन, ठीक है। विलयन में विलय और नहीं मिलाया जा सके, जो विलय इस ताप पर इस विलयन में है वह मात्रा विलय की घुलनशीलता कहलाती है, कि इतना पदार्थ उसके अंदर घुल रहा है। असत्र विलयन की परिभाषा देखिए, यदि विलयन में विलय की मात्रा सत्रपता से कम है अर्थात और विलय पदार्थ घोला जा सकता है तो उसे असत्र विलयन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से कि देखो यदि कोई विलय पदार्थ है, ठीक है ना, विलयन आपने कोई क्या लिया, कोई विलयन यहाँ पर हमने लिया है, विलयन ले लिया। अब उसके नाम कुछ मात्रा मिला रहे हैं, ठीक, यदि मात्रा मिलाते जाए यदि और आगे मात्रा नहीं मिले और नहीं मिलेगी उसे बोलेंगे सत्रप, उसे क्या बोलेंगे? सत्रप, ठीक है ना। और यदि उसके अंदर मात्रा मिल रही है और हमने रोक दिया, ठीक है, नहीं, देखो यहाँ लिखा हुआ है विलय की मात्रा सत्रता से क्या हो? कम हो, उसके अंदर मात्रा मिल रही है फिर भी हमने उसको रोक दिया है, वो होगा असत्रप विलयन। आगे, यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा अधिक है तो सांद्र विलयन कहेगा, यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा कम है उसे तनु विलयन कहते हैं। सांद्रता विलयन की मात्रा ज्ञात करने की विधियाँ, देखो 3 सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत, तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। विलयन का आयतन द्रव्यमान निकालने के लिए या आयतन प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर आएगा विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100। विलयन के आयतन प्रतिशत, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100। ये 3 सूत्र के द्वारा आप विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत और आयनन प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? तो एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए, हाँ, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 400 ग्राम सादा नमक विलय है तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। अब सांद्रता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? विलय की मात्रा बटा विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा इंटू 100। अब देखो पहले विलयन कितना है, देखो ये तो विलयन, इसके अंदर विलायक कितना है? 320 और 40 ग्राम, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि हम पूरे विलयन का द्रव्यमान ले रहे हैं, कितना? पूरे विलयन का। तो 320 और 40 कितने हुए? 360। 360 तो आगे नीचे, ऊपर क्या पूरे विलय कितना पदार्थ है? 40 ग्राम सादा नमक विलय है, तो 40 बटा 60 इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 4 का भाग 36 में जाएगा 9 बार, और 9 का भाग 100 में जाएगा। देखो यहाँ दिया गया 1/9, और 9 का भाग 100 में जब हम देंगे तो कितना आएगा? 11.1%, 11.1%, ठीक है। तो क्योंकि विलयन जो होता है वह विलय प्लस विलाय का योग होगा। विलय क्या है? नमक है, ये 40 है ग्राम, और विलाय जल है, ये 320 ग्राम है, इसे विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ? 360 ग्राम। आपको हमें उम्मीद होगी कि आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कक्षा 9 की किताब में ये सवाल दिया गया है। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप
अवश्य इसको याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कोलाइडी विलयन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए कोलाइडी विलयन के एग्जाम्पल देखिए कि कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना, हाँ देखिए, विलय विलय और विलायक, देखिए द्रव और गैस, इसे बोलते हैं, इस प्रकार बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं? एरोसोल। जैसे कोहरा, बादल और कुहासा। ठीक है नहीं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठोस का द्रव में, ठीक है नहीं, एंड ठोस की मात्रा से क्या है, कम, और गैस की मात्रा अधिक है, तो इसे बोलते हैं एरोसोल। ये भी क्या होगा, धुआं, स्वचालित वाहन। ठीक है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है ना, आगे देखिए, गैस और द्रव, इन दोनों का मिश्रण बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं? फॉर्म। जैसे कि शेविंग क्रीम। द्रव और द्रव का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण क्या बोला जाएगा? इमल्सन। क्या बोलते हैं इसको? इमल्सन बोला जाता है। जैसे कि दूध और फ्रेश क्रीम। ठोस का द्रव में मिश्रण, ठोस का द्रव में, इसको बोलते हैं सॉल्ट, मैग्नीशियम मिल्क। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठोस का द्रव हो गया। आगे देखिए, ठोस का मिश्रण दिया हुआ है। द्रव का ठोस में मिश्रण, ये भी दिया हुआ है, जेल जिसे कहा जाता है। और ठोस में मिश्रण, ठोस सॉल्ट, ये भी यहाँ पर दिया गया है। पूरा का पूरा यहाँ पे सारणी बनाकर आपको समझाया गया है। ठीक है ना, तो कौन सा एग्जाम किसका है। ठीक है, तो साथियों ये था अपना आज का तत्व यौगिक और मिश्रण का टॉपिक, जिसके बारे में हमने आपको अच्छी तरह से समझाया। हमें उम्मीद होगी कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलेंगे हम अगली क्लास में धातु, अधातु और उपधातु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।